जय हिंद। देखिए, अभी हाल में केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश को मंजूरी लाने के लिए संसद में जो कृषि से संबंधित 3 संशोधन विधेयक रखे हैं, इसमें भी देखते हैं क्या इस विधेयक में अच्छाइयां हैं और क्या खराबी है और क्या जोड़ के और अच्छा किया जा सकता है। तो इसमें 3 विधेयक हैं, हम तीनों को अलग अलग करके समझते हैं। पहला जो विधेयक का नाम है उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है, क्योंकि 2020 में संशोधन हुआ है। हिंदी में इसे कहें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो भंडारण नियमन है। देखिए, कुछ आवश्यक वस्तुएं होती है जैसे नमक, तेल, आलू, प्याज, गेहूं, चावल, ये सब आवश्यक वस्तु हमारे जीवन के लिए है। अगर कोई किसान इसका भंडारण कर लेता है, कोई बड़ा व्यापारी इसका भंडारण कर लेता है, तो फिर उसकी रेट बढ़ जाएगा। जैसे आपके शहर में कई कंपनियों के तेल आते होंगे, सरसों तेल जिसमें आप खाना खाते हैं। अब कई कंपनियों का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका एक एजेंसी लिया रहता है जिसको आप डीलर कहते हैं। उसी के पास वो कंपनी ले आके पटक देती है कि लो भैया, अब तुम यहाँ पर इस शहर में जितने लोगों को जरूरत होगा तुम छोटे व्यापारी को देना, वो छोटे को देगा, वो दुकानदार को देगा, वहां भी। अब जरा सोचिए कि अगर ये जो कंपनी वाला है, जो उस शहर का सबसे बड़ा डीलर है, जो गोदाम वाला, अगर वो खूब ज्यादा सरसों के तेल को कई लाख लीटर रखे हुए हैं और उससे आ रहे हैं सप्लायर खरीदने के लिए, होलसेलर खरीदने के लिए कि साहब हमको सरसों तेल चाहिए, तो कहेगा कि नहीं है, ये नहीं है, जाओ यहाँ पे। तो जो सरसों तेल आपको 120 रुपया लीटर मिलना चाहिए, अब वो तो धीरे धीरे रेट बढ़ेगा क्योंकि उसके पास है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भंडारण करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, तो ये रेट बढ़ेगा। अब जैसे वो 120 से 200 रुपया पहुंचेगा, तुरंत वो कह देगा हाँ आगे आगे आगे। अब वो उसको धीरे धीरे सप्लाई करेगा। अब इससे क्या होगा कि उसको जो बड़ा व्यापारी था उसको तो गोदाम में रख लिया, उससे फायदा हो गया। ये बहुत ज्यादा होता था, कब होता था? 1955 में। तो सरकार ने इसको एक कानून लाया कि अब आप भंडारण नहीं कर सकते। अगर आप भंडारण करेंगे तो आपके गोदाम में पकड़ा जाएगा, तो आपकी लाइसेंस सीज कर दी जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, लाखों रुपए जुर्माना लग जाएगा। तो कोई भंडारण नहीं करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2020 में संशोधन ला दिया कि नहीं, आप भंडारण कर सकते हैं। आप केवल 2 स्थिति में भंडारण नहीं कर सकते, कब? युद्ध में नहीं कर सकते और आपदा में नहीं कर सकते। इसके अलावा आप भंडारण कर सकते हैं। और पता नहीं क्या जरूरत थी सरकार को ये जून में अध्यादेश लाने की। अध्यादेश तब लाया जाता है जब बहुत इमरजेंसी की जरूरत हो और राष्ट्रपति से कह के कानून बना दिया जाता है। हमको तो नहीं लग रहा था कि जून के कोरोना महामारी में ये भंडारण की अनुमति देने वाला कानून लाना चाहिए था। गवर्नमेंट जो थी वो इस कृषि को मतलब कृषि से अपना पल्ला झाड़ने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। उसको मिल गया बहाना कोरोना का कि ना प्रदर्शन होगा ना कुछ होगा, जून में शांति से निपटा दिया। और जब उसको फाइनल कानून बनाने के लिए संसद में लाया गया तो उसका विवाद होने लगा। अब आप बताइए, आपने जो ये आदेश दे दिया, अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनका गोदाम है, आपको ही पता है कोई घर में कितने चीजों को स्टोर करके रख सकता है, बहुत कम ही चीज को स्टोर करके रख सकता है। उसका अपना गोदाम होता है और गोदाम उसी एरिया में होता है। अब मान लीजिए किसी का दिल्ली में मार्केट है, तो गोदाम लखनऊ में थोड़ी रखेगा भैया, दिल्ली में ही रखेगा। अब उसने क्या किया है, सपोज कीजिए कि दिल्ली में वो किसी कंपनी किसी चीज का वो ले रखा है एजेंसी वगैरह। सपोज आपके यहाँ MDH मसाले और ये एवरेस्ट मसाला बहुत चलता है, उसने पूरे दिल्ली का उसके पास स्टॉक है, वो फैक्ट्री से उसी के पास आ रही है और उसने स्टोर करके रख लिया। अब वो दे ही नहीं रहा है, करा कि भाई है नहीं है मेरे पास। पुलिस आएगी, गोदाम दिखाओ, तो कहेगा पगला गए का, मोदी जी 2020 में नियम लाए, पढ़े नहीं है क्या एसेंशियल कमोडिटीज के लिए? आप युद्ध है, अभी युद्ध चल रहा है कहीं नहीं, कोई आपदा आई हुई, अभी तो खैर कोरोना है, कोरोना बीतने के बाद फिर कोई आपदा है तो पुलिस कहेगी नहीं कल निकलिए यहाँ से। अब कल गोदाम चेक कीजिएगा। गोदाम में भंडारण आप तभी चेक कीजिएगा जब युद्ध और आपदा के समय हम भंडारण करेंगे, उससे पहले हम कर सकते हैं। मसाले का रेट बढ़ जाएगा। क्या सोच के लाएगी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पे कि भाई हम ये भंडारण क्षमता व्यापारी को भी दे रहे हैं और किसान को भी दे रहे हैं कि किसान जो है अगर वो आलू बोया है और आलू बोते समय उस आलू का रेट 10 रुपया है, तो आलू किसान भी रख ले अपने जगह पे, अपने यहाँ घर में आलू रख ले और 2 महीना बाद बेचे जब आलू का रेट 25 रुपया हो जाएगा। तब ये बताइए, किसान के यहाँ नया फसल बोएगा, किसान का हवेली रहता है क्या? उसके घर में बेचारा कितने गरीबी से किसान जीते हैं सब नहीं समझ में आता है। बेचारा उसको खुद के रहने के लिए अच्छा सुविधाएं नहीं होती है। कहते हैं किसान के बारे में घर तो पकती थी उसकी, लेकिन फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता था। अजब हाल है भाई, ये किसान के पास इतना जगह है जो भंडारण करेगा, कितना रख सकता है किसान? एक व्यापारी से ज्यादा तो नहीं रख सकता है। तो ये तो सीधा सीधा इन व्यापारियों को एक कालाबाजारी करने की छूट है। और हद तो तब हुई जब सरकार ने इसे अध्यादेश में ला दिया। हालांकि आपको पॉलिटी में हम अध्यादेश पढ़ा देंगे, अगर आप बोलेंगे अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट है, इसे क्यों लाया जाता है, तो पहला ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये उसका कोई खास महत्व नहीं रहा। दूसरा विधेयक जो सरकार ने लाई है वो अच्छा है, लेकिन ये वाला आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताएंगे कमेंट करके कि अच्छा है पहला वाला। अब हमको उतना अच्छा नहीं है, अब हम हो सकता है कि हम गलत हो, आप किसान हैं, आप ज्यादा समझते होंगे। विधेयक में यही बोला गया, मूल्य आश्वासन, ये कंपनी क्या दे रही है, आपके प्राइस का आश्वासन दे रही है और बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता करिए। यही गलती है, सुरक्षा समझौता अधिकारी के नाम पर मुखिया को किया जाना चाहिए। आप समझ गए? सहमत है तो कमेंट करके बताएंगे। अगले पे चलते हैं लोग। तीसरा जो चीज है, देखिए भैया, जितना विवाद है ना वो तीसरे को ही लेकर है और तीसरा वाला अजीब टाइप का है भी। देखिए तीसरा में क्या है, इसमें कहा गया है फॉर्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल। अब ये क्या है भाई? कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, ये शॉर्टकट में समझिए इस विधेयक का नाम है। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो किसान अपना अनाज उत्पादित कर रहा है, अब वो ट्रक्स में ट्रैक्टर में लोड करके लाता था और मंडियों में बेचता था, ठीक है, कहाँ बेचता था? मंडी में। अब वो चाहे तो मंडी के अलावे और भी कहीं बेच सकता है। हमको तो इसी पे सबसे ज्यादा हंसी आता है। अरे भैया, खुद गवर्नमेंट की एक संस्था है NSSO, जो बेरोजगारी का भी आंकड़ा देती है और इन लोग का भी आंकड़ा देती है। इसको सरकार ने खत्म कर दिया, किसी रहेगा तो बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा देगा। ये आंकड़ा देगा तो सब कहेगा सर रोजगार दो, इसलिए ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब आंकड़ा ही नहीं मिलेगा बेरोजगारी का। तो ये NSSO ने क्या कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी खेती होती है ना, उसका महज 6% ही मंडी में जाकर बिकता है।
महज 6% जाता है मंडी में, बाकी 94% इधर उधर जाता है। कोई किसान अपने चौराहा पे जाके बेच दिया, कोई किसी साहूकार को बेच दिया, किसी बड़े किराना वाले को बेच दिया, ऐसे ही बिकता है भाई साहब 94%। और आप लोग अगर किसान होंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि अगर आप 100 लोग देख रहे हैं ना वीडियोस को किसान भाई लोग में से, तो आप में से 6 लोग ही होंगे जो मंडी में जाकर बेचते होंगे। कई लोग को तो पता ही नहीं दूसरा मंडी होता क्या है, बहुत जगह मंडी है नहीं। आप अगर पूर्वांचल यूपी का पूर्वी एरिया देखेंगे तो मंडी इधर है नहीं है, काम की मंडी नहीं है। बिहार में मंडी है जिसे बाजार समिति कहा जाता है, वो आगे हम समझाते हैं आपको। तो गवर्नमेंट ने जो विधेयक लाया है कि अब आप बाहर भी बेच सकते हैं, तो भाई आप कहां थे इतना दिन? सोए थे कि पूरे किसान का 94% लोग बाहर ही बेच रहे थे, तो विधेयक लाके आप कह रहे हैं कि नहीं आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो मतलब आपको क्या लग रहा था कि 100% किसान मंडी में बेच रहा था? तो हमको ये नहीं समझ में आया कहना क्या चाह रहे हो भाई गवर्नमेंट। अब उनका क्या कहना है कि जो गवर्नमेंट ने सफाई में क्या दिया है कि बिचौलियों जो बीच में थे उनकी छुट्टी हो जाएगी, जिसे आड़ती कहते हैं। अब इसको समझ जाइए आप पहले। ऑल इंडिया मतलब आप कहीं भी बेच सकते हैं। आप बिहार में किसी चीज का उत्पादन करके आप बंगाल में बेच सकते हैं, तो पहले भी बेचते थे। हाँ, थोड़ा सा आप सहूलियत हो जाएगा, ये बात मानते हैं कि गवर्नमेंट अब इसे ऑनलाइन कर देगी। तो इसलिए 100% कहना गलत है कि नहीं इससे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। एक अच्छाई ये है कि आप कहीं का कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्याज लाए महाराष्ट्र में, तो आप वहीं से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ट्रेडर्स के माध्यम से आप पटना भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं, ये अच्छी बात है। अब बात थोड़ा आपको दिक्कत होता होगा, आड़ती क्या है यानी बिचौलिया क्या है। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत ज्यादा किसान के पास गरीबी थी, तो वो किसी ना किसी किसान जो थे, बड़े बड़े साहूकार जो सेठ लोग थे, उनसे पैसे लिए रहते थे। जब वो चुका नहीं पाते थे तो साहूकार क्या करते थे सब, जब फसल कटने का वक्त आता था तो खेत में घुस के उसकी फसल काट के लेके चले जाते थे। इससे बेचारा किसान को अपना पेट भी नहीं भर पाता था और जिंदगी भर मजदूर रह जाता था। इसलिए सरकार ने एक नियम लाया था जिसका नाम था एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम लोग कहते हैं बाजार समिति। बिहार में लोग इसे बाजार समिति कहते हैं, शॉर्टकट में इसको बाजार समिति कहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की बात करेंगे तो लोग इसे मंडी कहते हैं, बिहार की बात करेंगे तो बाजार समिति कहते हैं, क्योंकि बाजार समिति ही इसका असली नाम भी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती से उत्पादित होने वाला, मार्केट कमेटी, मार्केट माने बाजार, कमेटी माने समिति, तो बाजार समिति इसका एक्यूरेट नाम है। बट उधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग मंडी कहते हैं। अब इस मंडी में खरीदता कौन है? दुकान। अब बताइए, पार्ले जी कंपनी को गेहूं चाहिए तो मंडी में खड़ा रहेगा पार्ले जी का मालिक, यहाँ टाई बेल्ट लगा के, वो किसान ट्रैक्टर से उतारो, नहीं खरीदा रहता है। तो मंडी एक बड़ा सा जगह होता है, उस मंडी में आड़ती होते हैं। आड़ती क्या है? व्यापारी लोग होते हैं, जिसे हम लोग बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिया बिहार में लोग इसे गद्दी कहते हैं, आड़ती को बिहार में लोग क्या कहते हैं? गद्दी कहते हैं। मतलब अगर कोई किसान है, उसके यहाँ एक ट्रैक्टर टमाटर हो गया, एक ट्रैक्टर क्या हो गया? टमाटर हो गया। अब बताओ भैया, वो टमाटर कच्चा सौदा है, वो जल्दी जल्दी निकालो नहीं तो सड़ के खराब हो जाएगा। अब वो किसान जानता है कि अगर हम इसको फुटपाथ पे बैठ के बेचेंगे ना तो ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वो बैठ के बेचेगा कहाँ? साल में उसको 10 दिन के लिए कोई तो दुकान लगाने नहीं देगा। आपसे कोई कहेगा किसान की आपके दरवाजे पे हम 10 दिन तक टमाटर बेच दें, आप बेचने देंगे? नहीं बेचने देंगे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें एक ऐसा किराएदार मिले जो हर 12 महीने रहे, तो कोई 10 दिन के लिए तो देगा नहीं। अब वो जानता है कि अगर मार्केट में 40 रुपया टमाटर है और हम इसको बेचेंगे आड़ती को यानी बिचौलिया या फिर गद्दी पर, तो ये 40 रुपये नहीं खरीदेगा। ये कितने में खरीदेगा? 25 रुपये खरीदेगा। हो सकता है 20 रुपये में ही खरीद ले, मतलब 20 से 30 में खरीदेगा। मार्केट जो रेट है उससे कम में खरीदता है। समझ गया कि नहीं आएगा? ये कहता है कि हम 2.5% कम में खरीद रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम में खरीद लेता है। अब इससे ऐसा नहीं कि इसको फायदा है किसान को फायदा नहीं है, दोनों को देखिए समझिए। एक किसान एक ट्रैक्टर वो टमाटर लेके कितने दिन में बेचेगा? उसको 1 हफ्ते लग जाएंगे बेचने के लिए। 1 हफ्ते वो बाजार में रुकेगा, उतना दिन खाएगा क्या? वो उतना किराया देगा, किस दुकान में बैठ के बेचेगा? इसलिए उसको तो एक फटाक से एक आदमी तो मिल जाता है, 1 घंटे में बेच देगा। वहां पे क्या करेगा? आड़ती के पास जाएगा जो गद्दी होता है, बोली लगाएगा, कहेगा भैया देख लो टमाटर का साइज ये है, इतना है, कितना रुपया लोगे? तू कहेगा कि हम 20 रुपया का खरीद लेंगे, तो बगल वाला कहेगा कि हम 22 रुपया देते हैं, तो उधर वाला कहेगा 25 रुपया, तो देखेगा 25 रुपया तोरा नहीं देंगे, उसको दे देंगे। तो यहाँ किसान को आड़ती में एक फायदा था कि यहाँ बोली लगती थी, जो अच्छा बोली लगा दिया वो उसको मिल जाता था। लेकिन यहाँ आड़ती वाले एक 60 गार्ड कर लेते थे, सब एक के भाव बोलते थे सब, क्योंकि आड़ती वाले कितने ही होते हैं, सब 50-60 ठोर होते थे, सब बिचौलिया फिक्स कर लेते थे। तो यहाँ किसान को घाटा होता था। लेकिन खुद सोचिए कि एक किसान मान लीजिए कि एक ट्रैक्टर गेहूं आलू उत्पादित कर दिया तो खुद बैठ के बेचेगा। हाँ, अगर पूरा फायदा कमाना है तो खुद बैठ के बेचो, लेकिन किसान क्या करेगा? अगली फसल उगाएगा कि खुद बैठ के बेचेगा? तो ये बहुत काम करते थे सब उस वक्त में आड़ती सब। अभी सरकार कह रही है कि देखिए भाई, आपका मन है तो आप इस आड़ती को बेचिए, नहीं तो मन है तो आप कहाँ बेच दीजिए, बाहर भी बेच सकते हैं। तो आप ये आड़ती का मतलब समझ गए ना, इसे हम लोग गद्दी कहते हैं या बिचौलिया कहते हैं। ये एक तरह के जरूरी भी है। अब आप कहिएगा किसान किसको बेच दिया? आड़ती को बेच दिया। अब आड़ती अपने पैसा से गोदाम बनाता है, उस गोदाम में उसे सड़ने से बचाने के लिए रखता है। और अब कोई आता है दुकानदार खरीदने के लिए, अगर उसका किराने की दुकान है, मान लीजिए कोई उसकी किराने की दुकान है और उसको चाहिए दाल चाहिए, लेकिन किराने की दुकान में कितना दाल रहता है? 100 किलो, 100 के लिए रहता है। अरे कोई कितना खरीदता है? 1-2 किलो खरीदते हैं आप जाके वहाँ 100 केजी, तो 100 केजी के लिए किसान के पास तो जाएगा नहीं, तो वो आता है आड़ती के पास। आड़ती क्या है? किसान से सस्ता लिया, इसको महंगा देता है। तो भैया ये तो व्यापार का उसूल है कि आप खरीदेंगे सस्ता, उसी रेट में बेचेंगे, तो व्यापार क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं है यहाँ पर? तो ये आड़ती का रोल था यहाँ पर। अब इसमें कुछ देखिए विवाद का कारण क्या है समझिए। आड़ती जो लोग थे वो कह रहे हैं कि अगर आप ये आड़ती को खत्म कर देंगे तो फिर हमने जो गोदाम बनाया है वो सब कहाँ जाएगा? तो खैर इन लोग का अलग विवाद है। लेकिन किसानों की जो मेन समस्या है, किसानों को लग रहा है कि उनका एमएसपी छीन लिया जाएगा। सारा का सारा विवाद एमएसपी का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये विद्रोही हैं, मतलब ये किसी के सिखावे बहलावे में आ गए हैं। अरे भैया, अगर कोई किसान है, उसका आलू अगर 10 रुपया है, अगर मोदी जी कहेंगे कि भैया हम ये आलू 10 रुपया ना लेके 16 रुपया खरीदेंगे, तो कौन ऐसा पगला किसान है कि जो नहीं से सड़क पर उतरेगा? आप खुद सोचिए ना भाई, कहीं ना कहीं तो झोल है कि नहीं है? वरना आप किसान हैं, आपको क्या जाता है कि हमारी फसल का अच्छा रेट मिले तो हम विरोध करने उतरेंगे, वो भी कोरोना के बीच में लाठी खाएंगे, जबकि पूरी देश की जीडीपी -23.9 गया है। ये किसान भाई ही हैं जिन्होंने देश को बचाया था इस कोरोना में, वरना हमारी जीडीपी -28% चली गई रहती, नाक कट गया रहता हम लोग का यहाँ पर। अब ये एमएसपी क्या चीज़ है? सोच रहा है एमएसपी
एमएसपी को समझते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसे कौन जारी करता है? एमएसपी को जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ये किसके अंडर में काम करती है? FCI के अंडर में। अब ये भाई साहब एमएसपी क्या है? तो बार बार हम एमएसपी बोलेंगे, आप पहले एमएसपी समझिए क्या है। आपको जब हम आपको अभी यहाँ पढ़ा रहे थे ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख रहे थे, ये बोने से पहले ही रेट फिक्स कर दिया कि भैया हम 25 रुपये किलो गेहूं खरीदेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो ये कौन आदमी किया? प्राइवेट कोई कंपनी ने किया था। जिसको हल्दीराम था तो वो उसको भुजिया उजिया बनाना है, नमकीन उमकीन, तो बेसन को कर देगा। बेसन कहाँ से बनेगा? दाल से। तो चने दाल को कर लेगा, वो फिक्स कर लेगा। चिप्स वाले को आलू चाहिए, बिस्किट वाले को गेहूँ चाहिए। तो यह प्राइवेट आदमी जो है वो बिफोर फार्मिंग, खेती करने से पहले ही जो रेट फिक्स कर लिया ना, यही काम अगर सरकार करती है तो उसे हम लोग कहते हैं एमएसपी। समझ में आ गया? दोनों में कोई अंतर नहीं। प्राइवेट कंपनी कह रही है कि भैया हम बिस्किट की कंपनी है, हमको लाखों टन बिस्किट के लिए गेहूं चाहिए, तुम गेहूं बो भैया, क्या ताकि हम एक के जगह आके खरीद सके, एक के गांव से आके खरीद सके। बदले में हम तुमको क्या देंगे कि हम तुम्हें पहले ही रेट फिक्स कर दिए 25 रुपया। यही बतिया अगर सरकार आके कहती है ना कि रे भैया तू गेहूं बो, चावल बो, धान मतलब धान बो, ऐसे ऐसे वो 24 गो फसल पे 22 से 24 फसल को बोती है, ये फसल वो हम इतने में खरीदेंगे। यानी बोने से पहले जब सरकार आके कहती है तो उसे कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और बोने से पहले, खेती से पहले अगर कोई प्राइवेट कंपनी आके कहती है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब किसानों का विद्रोह समझिए। किसानों का कहना है कि देखो भैया, इन लोग का कहना है कि सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते से कंपनियों को घुसा रही है कि तुम आके बोली लगाओ, ताकि सरकार खुद पीछे निकल जाए और सरकार को एमएसपी ना देना पड़े, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को नहीं देना पड़े, एमएसपी। जबकि मोदी जी भाषण देकर चले गए हैं, उन्होंने कहा कि एमएसपी रहेगा, मतलब प्राइवेट कंपनियां भी बोली लगाएंगी, वो किसके तहत लगाएंगी? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, और सरकार भी एमएसपी खरीदते रहेगी। लेकिन फिर इतना विद्रोह क्यों हो गया? क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल है। समझिए क्या है ये जो एमएसपी का रेट डिसाइड किया जाता है, वो ये डिसाइड करती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब ये रेट डिसाइड कर ली, अब सरकार उन अनाज को खरीदती है किस पर? एमएसपी पर। अब किसान फ्री है, एमएसपी के मामले पर किसान फ्री है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसान फ्री नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी ने कह दिया कि हम आपका गेहूं 25 रुपये किलो खरीदेंगे, तो आपको 25 रुपये ही बेचना पड़ेगा। भले रेट 10 रुपये है तो क्या हुआ, कंपनी को घाटा लगेगा, लेकिन वो आपसे 25 ही खरीदेगी। लेकिन अगर गेहूं का रेट ओपन मार्केट में 80 रुपया हो गया, तो चूंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, अब आप 80 रुपये नहीं बेच सकते हैं। तो यानी किसान को एक हैंड में फायदा है और दूसरे हैंड में घाटा भी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। लेकिन एमएसपी में ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। यही एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान। एमएसपी में क्या है कि सरकार गेहूं बोलने से पहले, किसी भी फसल को बोने से पहले बोल देती है कि हम इतना में खरीदेंगे। जैसे बोल दिया कि गेहूं हम 25 रुपये में खरीदेंगे। अगर मार्केट में गेहूं 10 रुपया बिक रहा है, तो किसान पूछेगा मंडी में जाके, आड़ती से मंडी में कितना रुपया खरीद रहे हो? तो कहेगा 10 रुपया का। भाग 10 रुपया। एमएसपी सरकार ले रही है 25 रुपया। अब वो सरकारी गोदाम में जाएगा, एफसीआई का गोदाम दुनिया भर का होता है, वहां बेच देगा, अपने जमीन का खतौनी दिखाएगा और वहां पे बेच देगा कि भैया लो 25 रुपया। समझ गया कि नहीं? लेकिन अगर गेहूं का रेट हो गया 50 रुपया किलो, तो वो जाएगा आड़ती से पूछने के लिए कि कितना रुपया खरीदे तुम। तो आड़ती कहेगा, यानी गद्दी वाला, मंडी वाला, कि भैया 50 रुपये का रेट चल रहा है। तो इसको लगेगा कि एफसीआई में तो साला 60 रुपया होगा। वो जाएगा एफसीआई के पास, आप कितना लिए? तो कह रहे बकलो का, हमसे अभी का कुछ नहीं आ रहा है, हम तो खेती करने से पहले ही बता दिए थे 25 रुपया खरीदेंगे। कहा ओ हो, खेती में 4 महीना टाइम लगता है, भुला गए थे। तो कहेगा वहाँ एफसीआई गोदाम में एमएसपी जो है वो 25 रुपया है, वहाँ पे कितना है? 25 रुपया। आई मंडी में हम चले आए हैं, तो मंडी में हमको फायदा मिल गया, कितना रुपया हो गया? मंडी में 50 रुपया। अब इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, किसानों के बीच में सरकार था। अब किसान क्या करते हैं? सब इस मंडी में नहीं बेचता है, सब सीधे सॉरी एमएसपी पे ना बेच के किसमें बेच देता है? सब मंडी पे। तो आप ये तो समझ गए कि आप बताइए फायदा किसमें है? फायदा तो एमएसपी में है भैया। यहाँ भी सिक्योरिटी मिल रही है एमएसपी में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सिक्योरिटी मिल रही है कि बाबा हमारा पहले रेट फिक्स है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मुनाफा ज्यादा हुआ बाहर में, तो आप बाहर नहीं बेच सकते हैं, और एमएसपी में अगर मुनाफा ज्यादा मिल रहा है बाहर, तो इसको छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाहर भी बेच सकते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ये एमएसपी हटा देगी। अब मोदी जी का कहना है हम एमएसपी नहीं हटाएंगे। देखो भाई साहब, हम किसान को भी कहते हैं आप भी बहक रहे हैं, और मोदी जी को भी कहते हैं आप बहुत होशियार हैं। गवर्नमेंट की चाल क्या है कि ना हम एमएसपी हटेबो नहीं करेंगे और रहले कोनो काम का नहीं रह जाएगा। समझिए कैसे? सरकार कहती है कि हम किसानों से 25 रुपया किलो गेहूं खरीदते हैं, ठीक है, और राशन कार्ड पे वही गेहूं 2 रुपया किलो बेच देते हैं, तो सरकार को तो घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो सरकार की भाई बात कहना सही है कि भाई गोदाम में, यहाँ पे तो ये गोदाम है, एफसीआई यहाँ पर काला धंधा कर देती है। सरकार तो आएगी नहीं इसको खरीदने के लिए, तो एफसीआई क्या करती है? इस गोदाम पे अपने अधिकारियों को बैठा देती है। अब अधिकारी लोग इस गोदाम पे बैठ गया। अब यहाँ थोड़ा समझिए, ये एमएसपी का रेट है कितना? 25 रुपया गेहूं। किसान आया, कहा कि भाई साहब मंडी में 10 रुपया किलो गेहूं बिक रहा है, आप हमको खरीद लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप ही बोले थे एमएसपी कितना है? 25 रुपया। तो कालाबाजारी कैसे होता है? इस पे बैठा जो अधिकारी है, इस ससुरा अधिकारिया क्या कहता है पता है? कि देखो भैया हमारे गोदाम में अभी जगह नहीं है, बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है। अब बताइए, जब बोरा खत्म हो गया है, जगह नहीं है, तो क्या करेगा? तो किसान को लौटा देता है। और जब ये किसान लौट कर मजबूरी में मंडी में जाता है, वहां 10 रुपया बेचता है, तो ये अधिकारी मंडिया में पहुंच जाता है, कहता है किसान में बेचा है कितना रुपया? 10 रुपया, तुम हमको दे दो 12 रुपया।
या हमको दे दो 15 रुपया, तो उसी किसान से ये बाहर जाके दलाल से खरीद लेता है और खुद क्या करता है, इस गोदाम में भर देता है और सरकारी खाता में दिखा देता है किसान से हम 25 रुपया खरीदे हैं, जबकि ये अधिकारिया काला बाजारी में खरीद के लाया है 15 रुपया। अब हर केजी पर इसको बैठे बैठाए कितना रुपया फायदा मिल गया, इसको 10 रुपया। किसान भी बेचारा 1 किलो गेहूं पे 10 रुपया नहीं कमा सकता है और ये FCI के बैठे हुए लोग 10 रुपया तुरंत कमा लेते हैं। किसान जाएगा ना, कह देगा बोरा नहीं है, जगह नहीं है, सड़ रहा है, जाओ, खाली नहीं है, बाबू नहीं है, ये नहीं है, इतना ना दौड़ा देगा कि आप MSP पे बेचिए नहीं पाएंगे, तो मजबूरी में जाएंगे। इसीलिए हम कहें भैया पूरे हिंदुस्तान में 6% लोग हैं किसान है जो MSP पर मंडी में बेच पाते हैं, FCI के पास बेच पाते हैं, बाकी 94% लोग बाहर बेचते हैं, मजबूर कर देते हैं ये लोग FCI वाले। अब देखेंगे ना FCI के गोदाम में सड़ता है, अनाज सड़ रहा होता है, एकदम भयानक सड़ रहा होता है अनाज। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया देखिए ये जो FCI वाला सीजन है इसको बदलने की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा आपका मन, आप बाहर भी बेच सकते हैं, हमारे पास रखने का जगह नहीं है। अब देखिए महाराष्ट्र का किसान कहता है कि हम अगर प्याज को यूपी बिहार बेचते हैं तो हमको 20 रुपया किलो का रेट मिलता है, लेकिन यही प्याज हम अगर बांग्लादेश बेच देंगे तो हमको 55 रुपया मिलेगा। तो आपको केवल वही फायदा दिख रहा है जहां सरकार को फायदा है, किसान जहां प्राइवेट व्यक्ति को फायदा हो रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है। अब आप सोचिए ना, अगर बांग्लादेश प्याज चला जाए, अफ्रीका प्याज चला जाए तो कितना फायदा होगा। तो आप कहेंगे कि खान साहब आप तो सनक गए, तो हम लोग कौन सी प्याज नहीं खाएंगे क्या? हम लोग, निर्मला सीतारमण कहती प्याज बढ़ गया तो कहती है कि हम नहीं खाते प्याज, तो हम लोग क्या खाएंगे? तो भैया उत्पादन की क्षमता को तो बढ़ा सकते हैं। आप बोल तो सकते हैं बाकी किसानों में कि भैया महाराष्ट्र के किसान इस बार जो है प्याज उसको कहां बेच देंगे, बाहर में, इसलिए प्याज की कमी हो जाएगी, तो यहाँ का किसान प्याज बोएगा। पता चलता है कि उन्हीं किसान प्याज बो दिया, इन्हीं बेच दिया, प्याज हो गया एकदम में सस्ता। अगली बार किसान कहता है दूध प्याज 5 रुपया था, अगली बार नहीं बोएंगे, तो उन्हीं वाला नहीं बोया, इन्हीं वाला नहीं मिला, प्याज हो गया 200 रुपया किलो। कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। तो किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट अपनी फायदा सोच रही है, गवर्नमेंट कह रहा है कि हम इसमें क्या लिए खरीदे जाए। अब किसान कर मोदी जी की बातों नहीं सुन रहा है सब किसान। मोदी जी का भी कहना सही है कि कांग्रेस ने जितना किसानों से MSP पर, कितने पर, MSP पर अनाज खरीदा था, उससे 30 गुना ज्यादा अनाज गवर्नमेंट BJP ने खरीदा है। ये वास्तविकता है। अब हम नहीं कर रहे भाई, ये सरकारी आंकड़ा बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, हकीकत भी है, खरीदा है। तो मोदी जी अपना सीना थपथपा रहे हैं कि हाँ भाई खरीदे, सही बात। लेकिन मोदी जी की मजबूरी बना के गए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की 2013 में उन्हें लग गया था कि हम जीतने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने चुनावी दाव खेला था। उसको नेशनल सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा विधेयक याद होगा आपको, और उन्होंने कहा था कि अब हर राशन कार्ड पर 2 रुपया किलो गेहूं जो BPL वाले हैं और 3 रुपया किलो चावल बिकेगा। 2014 में विधेयक को पारित करके मनमोहन सिंह चल गए। अब मोदी जी आए तो कपार पे पड़ गया मोदी जी को, कहा कि दूध तरीका तो चल गए यहाँ, अब मोदी जी को देना पड़ रहा है। अब विधेयक तो संसद का है, संसद से पारित विधेयक कोई भी सरकार रहेगी उनको मानना पड़ेगा, इसलिए मोदी जी जो है वो खरीद रहे हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन इसी गवर्नमेंट ने की जो शांता कमेटी थी, शांता कमेटी ने कहा कि MSP पर जो हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी पे बोझ पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हटा देनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को इसमें करनी चाहिए। किसान यही कह रहा है कि मोदी जी एक और आप कहते हैं नहीं हटने देंगे, कोई कमेटी कहता है। और मोदी जी जिस पार्टी के सदस्य हैं ना BJP, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे ये भाई साहब नितिन गडकरी जी 2012 से 14 के बीच में वहां पे। फिर बाद में इनमें एक फैक्ट्री घोटाला का आरोप लग गया तो इनको हटाकर राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। फिर जाके अमित शाह अध्यक्ष बने और अभी JP नड्डा है, समझा गया। आज से 10 साल पहले की बात है ये। तो इन पे आरोप लगा, क्या कहे, इन्होंने स्पष्ट बोला था नितिन गडकरी साहब कि MSP इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी। MSP जो है ये हमारे ऊपर एक बोझ है कि हम सरकार इतना गेहूं खरीदते हैं 25 रुपया और बाकियों को दे देते हैं हम कितना रुपया भैया, 2 रुपया। अब हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, MSP पर सरकार को कितना, बहुत ज्यादा नहीं, 1000 करोड़ रुपए का लॉस होता है, ठीक है। 1500 करोड़ रुपया जब सरकार ने बैंकों का माफ किया, और माफ कैसे किया, बैंकों से नीरव मोदी लिया है, बड़का उद्योगपति लेकर भाग गया सब, वो कह दिया सब बैंक से हम नहीं चुका पाएंगे। तो सरकार कहती है एक काम करो, उनका माफ कर दो, जनता ने टैक्स भरवे किया है, दे देते हैं वहां पे, लो तुम्हारा कर्जा माफ। और जो लेके भागा है उनसे कहते हैं चुनाव में पैसा दे देना हमको, समझा क्या ना, तुम्हारा कर्जा माफ। तो भैया जो 15-15 हजार करोड़ रुपया आपका जो आपका ये NPA जा रहा है बैंकों का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपको NPA नहीं समझ में आ रहा होगा, वो हम समझा देंगे कभी। तो वहां पे तो आप नहीं कहते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन है इकोनॉमी में। सोच रहा बैंक जो थे सब उसको घटते जा रहे हैं डेली बैंक, हमको तो जिस हिसाब से बैंक घट रहे हैं लग रहा है लास्ट में वो खाली RBI बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सब RBI में खाता खुलवाया जाएगा। तो गवर्नमेंट दो तरह की बात करती है। गवर्नमेंट के पास भी खराबी क्या है, उसके पास भंडारण करने की क्षमता नहीं। भंडारण आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भंडारण क्षमता आ गया है। ये लोग कौन सी का भंडारण करते हैं, वही टीन से ढेंगे डाल देंगे लोग वहां पे, ये मॉडर्न आ गया। इसमें बोरा वोरा रखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर चला जाता है, कन्वेयर होता है यहाँ पे, सीधे डाल देता है, और जब बेचना होगा तो बोरा में से निकाल के बेचिएगा यहाँ पे। तो मॉडर्न फूड पार्क है ही नहीं है, और किसान करे तो क्या करे, उसको रखने के लिए भी नहीं। आप देखते होंगे कि किसान ला रहा है आलू, अगर कोल्ड स्टोर में रखने ले जा रहा है तो 300 रुपया बोरा आलू वो रखने का भाड़ा ले रहा है, और बेचेगा तो 300 रुपया, तो आलू छोड़ देता है बेचारा। तो सरकार के पास रखने का भी जगह नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।